पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे जेरूसलम सिटी मुस्लिम हुकूमत में है। इस वीडियो में जानेंगे कि 15th सेंचुरी के बाद क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15th सेंचुरी के आखिर में फलस्तीन और मिस्र दोनों पर ममलूक सल्तनत का कब्जा था। ममलूक सल्तनत भी वैसे मुसलमानों की सल्तनत थी। उसी वक्त दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर बहुत ताकतवर हो गया। सुल्तान सलीम ने मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया। 1516 में सीरिया के करीब एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसमें ओटोमन एम्पायर ममलूक सल्तनत को शिकस्त देकर सीरिया और फलस्तीन दोनों पर कब्जा कर लेता है। 1517 में मिस्र, मक्का और मदीना सब उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन जाते हैं। उस्मानी सल्तनत के दौर में फलस्तीन को एक सूबे के तौर पर चलाया जाता है और जेरूसलम सिटी को एक खास रिलीजियस स्टेटस दिया जाता है। ओवरऑल उस्मानी सल्तनत बहुत अच्छी चलती है। वक्त गुजरता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उस्मानी सल्तनत कमजोर होना शुरू हो जाती है, अपने एंडिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लगता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर जर्मनी का साथ देता है। तो बरतानिया और उसके इत्तेहादी उस्मानी एरियाज पर हमला शुरू कर देते हैं। मिडिल ईस्ट में अरबों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। इधर एक कैरेक्टर आता है शरीफ हुसैन बिन अली का। इस कैरेक्टर को आपने आखिर तक याद रखना है क्योंकि सारी गेम यही बंदा खेलता है। तो दूसरी तरफ बरतानिया ये सोच रहा होता है कि उस्मानी सल्तनत वैसे ही कमजोर हो चुकी है, अब इसका खात्मा कैसे किया जाए। तो ये आते हैं इस बंदे के पास और कहते हैं कि अगर तुम उस्मानी सल्तनत से बगावत करते हो तो हम अरबों को आज़ादी दिला देंगे। अब ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं था, ये हरमैन तैयबैन का निगरान भी था और अरबों के लिए एक इज्जत वाली शख्सियत भी था। 1916 में शरीफ हुसैन उस्मानी खिलाफत का झंडा गिराकर बगावत का ऐलान कर देता है और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाता है कि उस्मानी खिलाफत जरूरी नहीं बल्कि अरब अपनी अलग खिलाफत बना सकते हैं। शरीफ हुसैन और उसके बेटे उस्मानी खिलाफत को और कमजोर करने के लिए हिजाज रेलवे पर हमले शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइंस को तोड़ देते हैं। उस्मानी सल्तनत वैसे ही अरबों के सपोर्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। शरीफ हुसैन के खिलाफत से बगावत करने के बाद अरब कबाइल और लीडर्स ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर हरमैन का शरीफ ही खिलाफत के खिलाफ है तो हम क्यों वफादार रहें। लेकिन अंदर ही अंदर बरतानिया अपना काम कर रहा होता है। जैसे ही 1916 में उस्मानी खिलाफत खत्म होती हुई दिखाई देती है तो बरतानिया और फ्रांस दोनों अरब लैंड्स को आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन होती है, जिसमें बरतानिया यूरोप से ज्यूज को फलस्तीन लाना शुरू कर देता है। यहाँ इन्हें जमीनें भी दी जाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है और अरबों को आहिस्ता आहिस्ता साइड पर धकेलना शुरू कर दिया जाता है। अरब इसको जबरदस्ती अपनी जमीनों पर कब्जा समझते हैं, जिसकी वजह से बगावतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन यार आप लोगों को नहीं लगता कि आखिर ये बेल्फोर डिक्लेरेशन क्यों हुई? इससे पहले यूरोप में ज़ियोनिस्ट मूवमेंट चल रही होती है, जिसमें ज्यूज अपने लिए एक अलग होमलैंड की डिमांड कर रहे होते हैं। शरीफ हुसैन को इस सारे मामले का बाद में पता चलता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस्मानी सल्तनत गिर चुकी होती है और 1918 में उस्मानी सल्तनत जर्मनी का साथ देते हुए वो जंग हार जाती है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में होती है, जिसमें ज्यूज को फलस्तीन लाया जाता है। अब ये ज्यूज क्या करते हैं, फलस्तीन में जमीनें खरीदना शुरू करते हैं। अब यूरोप के अमीर ज़ियोनिस्ट ने फैसला किया कि हम कोई भी जमीन जबरदस्ती नहीं लेंगे बल्कि खरीदेंगे, ताकि बाद में ये दावा किया जा सके कि हमने कुछ भी जबरदस्ती छीना नहीं बल्कि खरीदा। अब सब अरब तो एक जैसे नहीं थे, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे तो कुछ कर्जों में डूबे हुए, कुछ ने मजबूरी में जमीनें बेची तो कुछ ने लालच में जमीनें दी। आहिस्ता आहिस्ता ज्यूज जमीनें खरीदते गए, बस्तियां बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, यहाँ तक कि उनकी खुद की मिलिट्री भी बनी और अरब देखते रहे
ब्रिटिश जियोनिस्ट के हक में झुकता रहा। आखिरकार 1933 में कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हिटलर के दौर में ज्यूज का कत्लेआम होता है और फिर अमेरिका और यूरोप जियोनिस्ट मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट करने लग जाते हैं और आखिरकार बर्तानिया थक हार कर फलस्तीन का फैसला यूनाइटेड नेशन के हवाले कर देता है। यूनाइटेड नेशन अब फैसला करता है कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक फलस्तीन के हवाले कर दिया जाए और दूसरा ज्यूज के हवाले कर दिया जाए। अब यहाँ पर अरब इसको नाइंसाफी समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अक्सरियत अरबों की होती है और ज्यादा जमीन ज्यूज को मिल रही है। जियोनिस्ट इस मौके को गनीमत समझते हैं। 14 मई 1948 को बर्तानिया का झंडा उतरते ही डेविड बिन गोरियन इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल कायम हो चुका है। उसके अगले दिन ही जंग भड़क उठती है। तमाम अरब मुल्क मुकाबले में आ जाते हैं, लेकिन इसराइल जैसे पहले से ही तैयार था। अमेरिका और यूरोप की सपोर्ट तो थी और इसी हंगामे में लाखों फलस्तीन अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं या भागने पर मजबूर हो जाते हैं। यूं जियोनिज्म जो एक बेचैन ख्याल था, बर्तानिया की मदद से रास्ता बना, दुनिया की हिमायत से ताकत बना और फिर जंग के शोर में इसराइल